नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 12 समाजशास्त्र विषय लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम आज धर्मनिरपेक्षता वाला टॉपिक पढ़ेंगे भाग नंबर 6 के अंदर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? धर्मनिरपेक्षता। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जितनी भी वीडियो आपको पिछली पढ़ाई गई हैं, जो बनाई गई हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखें तो ही चैप्टर आपको समझ में आएगा। इसलिए सभी बच्चे हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझ में अवश्य आएगी। अगर समझ में नहीं भी आती है तो आप आकर मुझसे मिल सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। इससे पहले सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा हमने, अब देखेंगे क्या है धर्मनिरपेक्षता। समर्थन और विरोध के बीच विवादों के बावजूद सांप्रदायिक तथा सांप्रदायिकता शब्द के अर्थ स्पष्ट है। कहते हैं विरोधाभास स्वरूप शब्दों धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षतावाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन है। यह सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में से एक है। अगर मैं बात करूं सांप्रदायिक या सांप्रदायिकता, शब्दों का अर्थ स्पष्ट है। विरोधाभास इसलिए हो सकता है, लोग इसका आपस में दोनों का मतलब अलग निकाल सकते हैं। फिर भी अगर हम धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षतावाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। इस कठिन प्रक्रिया से निकलना आसान नहीं है, जटिल है। सर्वाधिक जटिल शब्दों में से ये प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का मुख्य भाव चर्च और राज्य की प्रभुत्वता को घोतकता। कहते हैं धार्मिक तथा राजनीतिक सत्ता में पृथक्करण ने पश्चिम के सामाजिक इतिहास में नया परिवर्तन लाने का कार्य किया। कहते हैं बच्चों जो धर्म है, धर्म का अगर हम बात करें, अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें, कहते हैं वो बात कि जिसमें किसी भी बात को जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। जबरदस्ती उस पर आरोप ऐसे कह सके ये धर्म का व्यक्ति है, इस धर्म को इसे मानना ही स्वीकृत करना होगा। कहते हैं इस प्रकार से धार्मिक प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई बातों को इसमें दर्शाया जा रहा है। यह जीवन में धर्म के प्रभाव के घट जाने की प्रक्रिया को अंकित करता है, क्योंकि धर्म को जीवन के अनिवार्य दायित्व की बजाय स्वैच्छिक व्यवहार में बदल दिया गया है। आधुनिकता के आगमन ने विश्व को समझने के धार्मिक तरीकों के विकल्प के रूप में विज्ञान तथा तर्क शक्तियों के उदय को संचालित किया है। कहते हैं कि जो धर्म वाली प्रक्रिया है बच्चों, उसे जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता, वह स्वेच्छा से स्वीकार करने वाला व्यवहार है। और दूसरी बात ये कहते हैं इसके माध्यम से व्यक्ति के अंदर बदलाव भी देखने को मिल जाता है। जब वो किसी भी व्यक्ति धर्म को मानने लग जाता है, धर्म की प्रक्रिया अपना लेता है, तो उसका पूरी तरीके से उसके अंदर बदलाव देखने को भी मिल जाता है। और ये केवल यही नहीं समझ में आता, ये इसकी बात आधुनिकता का अगर बात करें तो विश्व को भी समझने का तरीका भी विकल्प इसमें खुल जाता है। धर्मनिरपेक्ष तथा धर्मनिरपेक्षता के भारतीय अर्थों में पश्चिमी भाव तो सम्मिलित हैं ही, पर उसमें कुछ और भाव भी सम्मिलित हैं। सामान्य भाषा में धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग सांप्रदायिकता के विलोम के रूप में किया जाता है। अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक दोनों का अगर एक दूसरे का विपरीत माना जा रहा है, विलोम शब्द का प्रयोग के माध्यम से किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति अथवा राज्य वह होता है जो किसी विशेष, बड़े ध्यान से देना इस लाइन को, कि जो किसी विशेष धर्म या अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता। राज्य वह है जो किसी धर्म या अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता है, वो निष्पक्षता की भावना रखता है। इस भाव में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद का विरोधी भाव है। इसमें किसी भी विद्वेष की भाव जरूर नहीं होता। धर्मनिरपेक्षता में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होता है। इसमें धर्मनिरपेक्षता की बात करें, ये किसी भी धर्मों की विशेष धर्म या अन्य धर्मों की तुलना में पक्षपात भी नहीं करता है। इस प्रकार से ये द्वेष नहीं रखता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का भाव सभी धर्मों के प्रति सम्मान आदर का द्योतक होता है, न कि अलगाव और दूरी का। धर्मनिरपेक्षता वाला जो शब्द है बच्चों, ये एक दूसरे के सम्मान का आदर करता है, एक दूसरे का प्रेम बढ़ाता है, एक दूसरे का मान सम्मान करता है, जबकि ये दूसरा कार्य नहीं करता, ये अलग करने का काम नहीं करता है, ये दूरी नहीं बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या कहते हैं, पाश्चात्य संदर्भ में राज्य द्वारा सभी धर्मों से दूरी और भारतीय संदर्भ में समृद्ध धर्मों का सम्मान आदर दोनों के बीच तनाव पैदा करता है। इसमें प्रत्येक भाव के समर्थक तो परेशान हो जाते हैं, तब राज्य किसी अन्य धर्म को लेकर सहिष्णुता
दिखाता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य द्वारा हज यात्रा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा अथवा निरुपति मंदिर का प्रबंधन देखने या फिर तीर्थ यात्राओं के लिए सहायता प्रदान करने में से कठिन स्थिति पैदा हो जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा कोई राज्य ऐसा होता है बच्चों, वो किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष धर्म वाले व्यक्ति को कोई भी पैसा देकर उसकी सहायता कर देता है, उसकी धार्मिक यात्रा करवा देता है, चाहे उसमें हज की यात्रा हो। ऐसे में दूसरे व्यक्ति को अगर उसकी सहायता नहीं दी जाती तो ये बहुत सारी समस्या पैदा कर सकती है। ऐसे में क्या करते हैं राज्य, दोनों ही धर्मों के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है, वो अपनी यात्रा को सफल बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद कहते हैं धर्मनिरपेक्षता के ऐसे मुद्दों पर कार्य करने में असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के तौर पर गोवध पर प्रतिबंध के बाद दूसरे धर्म भी अपने जुड़े अपवर्जनों को समाप्त करने पर बल देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, धर्म के न्याय होते हैं, जो किसी भी विशेष पशु को भी बहुत मानते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ में गोवध को बहुत ही गलत माना जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारी जो ये स्थिति पैदा हो जाती है कि दिमाग में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ऐसे में दूसरे धर्म के व्यक्ति भी अपने किसी विशेष चीज़ को लेकर भी अपने पर उस चीज़ पर बल देते हैं कि ये हमारे साथ भी नहीं होना चाहिए। भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबंध होने के साथ अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करने का तनाव से जटिल प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का विरोध तुष्टीकरण के रूप में किया जा सकता है। यानी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कह लगे हमारा संरक्षण होना चाहिए, हमारा विशेष हमारा ध्यान देना चाहिए, तो इस प्रकार से वो धर्म के प्रति क्या हो जाएगा, एक भेदभाव सा होने लगेगा। विरोधी तर्क देते हैं कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षित देने का अर्थ राजनीतिक समर्थन प्रदान करना होता है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि आजकल किसी भी चीज़ को अगर निकाल कर अगर रखा जाता है तो राजनीतिक मुद्दों से निकाल कर रखा जाता है। समर्थक यह दलील देते हैं कि बिना संरक्षण के अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यक प्रतिमानों को थोपा जा सकता है। ये प्रक्रिया किसी भी थोपी जा सकती है। इस प्रकार के विवादों का समाधान उस समय भी कठिन हो जाता है जब राजनीतिक दल अथवा सामाजिक आंदोलन अपने निहित स्वार्थ के कारण उन्हें हल होने नहीं देते। हाल के वर्षों में सभी पक्षों में सांप्रदायिकवादियों ने गतिरोध बनाने का योगदान दिया। कभी कभी क्या होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं या सामाजिक दल होते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में आमने सामने आ जाते हैं और इस प्रकार का विवाद उत्पन्न कर देते हैं कि इन लोगों को सहायता क्यों दी जा रही है, इन लोगों को सहायता क्यों नहीं दी जा रही है। इस प्रकार की दोनों अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी बातों को करने लग जाते हैं और इस प्रकार से वो विवाद बढ़ता चला जाता है। ठीक है बच्चों, फिर कहते हैं स्वतंत्र भारत में पहली पीढ़ी के नेताओं ने लोकतांत्रिक संविधान के तहत एक उदार धर्मनिरपेक्षता राज्य का वर्णन किया था। तथा एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी जो सांस्कृतिक दृष्टि से तटस्थ हो। कहते हैं जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र भारत हुआ, उसके बाद जो प्रथम नेता जो पीढ़ी थी नेताओं की, अगर उसमें बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, कोई भी रहा हो, महात्मा गांधी जी रहे, सबका ये उद्देश्य था कि वो सब ये चाहते हैं कि हमारा देश एक उदारवादी हो, धर्मनिरपेक्षता वाला देश हो, सभी राज्य एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की सहायता करें, ऐसी संस्कृति हमारे देश के अंदर बनी रहे। इस प्रकार की भावना के साथ वो कार्य करते रहे। ये उनका बहुत अच्छा विचार था। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। अब ये था हमारा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के बारे में बता देता हूँ कि जहाँ पर किसी भी धर्म के प्रति अगर द्वेष भावना रखी जाती हो, या वो राज्य जिसमें किसी भी प्रकार की द्वेष भावना ना रखी जाती हो, इस प्रकार की किसी भी धर्म या विशेष को जोड़कर कार्य किए जाने वाला धर्मनिरपेक्षता वाला एक बात कही जाती है। ठीक है बच्चों, अब राज्य और नागरिक समाज। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि इस अध्याय में आरंभ में राज्य के बारे में विशेषण दिया गया है। जब राष्ट्र में सांस्कृतिक विविधता के प्रबंधन की बात आती है तो राज्य एक निर्णय संस्था का रूप लेता है। राज्य वस्तुतः राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। ये राष्ट्र के नागरिकों से अलग होकर अपनी स्वतंत्र स्थिति बना सकता है। पृथकता इस हद तक हो सकती है कि राज्य संरचना विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इत्यादि से दूर हो जाता है। अपने आपने देखो का कोई भी देश अगर चलता है, इन तीनों प्रक्रिया के माध्यम से देश को चलाया जाता है, चाहे उसमें विधायिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे उसमें न्यायपालिका हो। यह लोकतांत्रिक राज्य के विपरीत सत्तावादी राज्य की ओर बढ़ जाता है। सत्तावादी राज्य में नागरिकों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। सत्तावादी राज्य किसी भी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यह माना जाता है कि जिसके पास शक्ति होती है वह किसी को भी उत्तर नहीं देता। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर जिसकी अपनी सत्ता होती है, वो अपनी सत्तावादी होते हैं, उनकी अपनी ताकत होती है, इसलिए वो दूसरे व्यक्ति को उनकी बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसमें क्या कहते हैं, सत्तावादी राज्य नागरिकों की स्वतंत्रता को समाप्त करते हैं। जैसे भाषण की स्वतंत्रता, सबसे पहले क्या निकल गया, भाषण देने की, बोलने की स्वतंत्रता उनके पास होती है। प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत सारी बातों को अगर वो छपना चाहे तो छपवा सकते हैं। राजनीतिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता उनके पास होती है। विधि के समक्ष अपेक्षित प्रक्रियाओं को नियंत्रण कर नागरिक स्वतंत्रताओं को नियंत्रण किया जाता है अथवा समाप्त किया जाता है। सत्तावाद के अतिरिक्त इस विषय को भी संभावना बनी रहती है कि राज्य की संस्थाएं भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण लोगों की अनिवार्यता को समझने के प्रति अनुच्छुक रहती हैं। ऐसे राज्यों में नॉन स्टेट होल्डर्स गैर राज्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वही राज्य पर नजर रखते हैं तथा अन्य न्यायपूर्ण कार्य का विरोध कर सकते हैं। कहते हैं इस प्रकार के राज्यों में और बाहरी व्यक्तियों का आगमन देखने को मिलता है, वो इस प्रकार के सक्रिय हो जाते हैं कि हमारे यहाँ की सत्ता हमारे राज्य पर नजर रखने लग जाते हैं। फिर कहते हैं नागरिक समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो पारिवारिक क्षेत्र से बाहर होता है, परिवार से बाहर होता है, उसे नागरिक समाज का रूप दिया जाता है। यह राज्य और बाजार दोनों से बाहर होता है। नागरिक समाज सार्वजनिक अधिकारों का गैर राजकीय तथा गैर बाजारी हिस्सा है, ना तो बाजारी और न वो राज्य है। इसमें अलग अलग व्यक्ति संस्थाओं को संगठनों का निर्माण करने के लिए स्वेच्छा से परस्पर आ जुड़े हैं। इसमें सामाजिक मुद्दों पर व्यक्ति मिलकर चर्चा करते हैं। सामूहिक हितों को पूरा करने के लिए समर्थन की मांग की जाती है। इस क्षेत्र में नागरिकों के लिए समूह द्वारा बनाए गए स्वैच्छिक संघ संगठन संस्थाएं शामिल होती हैं। इसमें राजनीतिक दल, जनसंचार की संस्थाएं, मजदूरों का संघ, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन इत्यादि शामिल होते हैं। ये नागरिक समाचार किन लोगों को कहा जा रहा है, इसमें राजनीतिक दल हो सकते हैं, जनसंचार के संसाधन हो सकते हैं, संस्थाएं हो सकती हैं, मजदूरों का संघ भी हो सकता है, गैर सरकारी संगठन भी हो सकते हैं, धार्मिक संगठन भी इसमें जोड़े जा सकते हैं नागरिक समाज के अंदर। ठीक है बच्चों, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, दूरदर्शन नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है, जबकि निजी टेलीविजन चैनल हैं। अगर हम दूरदर्शन की बात करें, वो नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है, पर अन्य टेलीविजन चैनल हैं। आपने देखे होगा, अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अगर हम बात करें वो चैनल अपनी ही बात रखते हैं। एक निर्माता कंपनी नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसमें कामगारों के मजदूर संघ इसके अतिरिक्त अंतर्गत आते हैं। एक कंपनी का निर्माता जो है वो तो नहीं आएगा, और उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो इस नागरिक समाज के अंदर आएंगे। नागरिकों का, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है, जो दूरदर्शन वाला चैनल है वो नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है, बाकी अन्य चैनल हैं वो नागरिक समाज का हिस्सा हैं। जैसे आप अगर आप सोनी चैनल देखते हो, जी टीवी देखते हो, कलर्स चैनल देखते हो, स्पोर्ट्स के चैनल देखते हो, न्यूज के चैनल देखते हो, ये सब क्या है, ये एक नागरिक समाज के हिस्सा हैं। अगर हम किसी कंपनी की बात करें, उसका जो मालिक है वो नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है, और उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं वो इसके नागरिक समाज के अंतर्गत आते हैं। भारतीय नागरिकों के सत्तावादी शासन का थोड़ा अनुभव राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हुआ था। यह आपातकाल जून से 1975 से जनवरी वर्ष 1977 लागू रहा। संसद को निलंबित कर दिया गया था। सरकार द्वारा सीधे कानून बनाए जाते थे। नागरिक स्वतंत्रता छीन ली गई। राजनीतिक स्वरूप में सक्रिय लोगों को गिरफ्तार कर बिना मुकदमे चलाए उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार की क्रिया की गई 1975 से लेकर 1970 के बीच, जब क्या हुआ, आपातकाल की स्थिति थी। जनसंचार माध्यम से सेंसर व्यवस्था लागू की गई। सरकारी अधिकारियों को बिना सामान्य प्रक्रिया के अपनाया बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सरकार ने निजी स्तर के अधिकारियों पर अनुचित दबाव डाला कि वे उसके कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें। इसमें सबसे असहज कार्यक्रम नसबंदी अभियान था। आपने देखा होगा, इस बारे में सुना होगा नसबंदी के बारे में, कि जबरदस्ती पुरुषों को नसबंदी कराई गई थी आपातकालीन स्थिति में, कि भाई जिससे कि जनसंख्या ना बढ़ सके। इसमें शल्य क्रिया द्वारा नसबंदी की गई, जिसमें ऑपरेशन वगैरह की क्रिया अपनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को ऑपरेशन के कारण मृत्यु भी प्राप्त हुई। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1970 में चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को भी भारी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय आपातकालीन की स्थिति किसके सामने आई थी? इंदिरा गांधी जी मुख्य प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय की स्थिति पैदा हुई थी, और नसबंदी अभियान उस समय बहुत तेजी से चलाया गया था।
और ये कैसे चलाया गया, ऑपरेशन की प्रक्रिया होती थी, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन को ही कहते हैं बच्चों, उसके माध्यम से हुआ था। इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्ष 1977 में जब चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का हार का सामना उसमें करना पड़ा। आपातकाल के झटके ने लोगों की सक्रिय भागीदारी के लिए एकजुट किया और परिणाम स्वरूप नागरिक समाज के कई नए कार्यक्रम आरंभ हुए। नागरिक समाज द्वारा महिला, पर्यावरण सुरक्षा, मानवाधिकार, दलितों के आंदोलन प्रमुखता के साथ आरंभ किए गए। वर्तमान दौर में नागरिक समाज के क्रियाकलाप अधिक विकसित हो चुके हैं। विविध प्रक्रिया में उठाए गए मुद्दों को उठाया जा रहा है। इसमें जनजातीय संघर्ष, नगरीय शासन के हस्तांतरण, स्त्रियों के प्रति हिंसा और बलात्कार के विरुद्ध अभियान, बाद परियोजना के कारण विस्थापित होते लोगों का पुनर्वास की समस्या इत्यादि शामिल है। इस प्रकार की आपातकाल के बाद लोगों को इस तरीके की प्रक्रिया में जुटना पड़ा था। नागरिक स्वतंत्रता संगठन राज्य के कामकाज पर ध्यान रखने और कानून के अनुपालन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार माध्यम से विशेष रूप से उभरता हुआ दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक खंडों ने उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की है, यह बढ़ोतरी हुई है, सक्रियता निभाई दर्शाई है। सूचना के अधिकार के लिए चलाए गए अभियान हाल में वर्षों में महत्वपूर्ण कहे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा टॉपिक है सूचना का अधिकार 2005। राजस्थान के ग्रामीणों क्षेत्रों में सरकारी विधियों की जानकारी मांगने में यह आंदोलन राष्ट्रवादी व्यापक रूप से हिस्सा बन गया। राजस्थान के अंदर ग्रामीणों ने किसी भी सरकारी जो कार्य होता था उसकी जानकारी लेना चाहिए। नौकरशाही के प्रतिरोध बावजूद सरकार को इस अभियान के कार्य करना पड़ा और औपचारिक रूप से सूचना का अधिकार एक कानून बन गया। सूचना का अधिकार एक कानून बन गया जिसके तहत नागरिक सूचना का अधिकार की मान्यता दी गई। इसी कानून से स्पष्ट हो गया है कि नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राज्य, राष्ट्र और उसके नागरिकों के लिए उत्तरदायी है। उस अपने हर कार्य की सूचना साझा करनी होगी। सरकार को अपने सारी प्रक्रिया की, अपने हर सारे कार्य की इस सूचना के अधिकार में देना होगा। इसमें सब लोगों को इसमें शामिल किया गया, सभी विभागों को इसमें जोड़ा जा सकता है और सूचना के अधिकार के माध्यम से वो किसी भी विभाग को किसी कार्य की भी जानकारी ले सकता है। इस प्रकार से सूचना का अधिकार 2005 को क्रियान्वित किया गया, एक कानून बनाया गया जिसके माध्यम से लोग अपनी इस कार्य से, इसी सूचना के अधिकार से अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्य की पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं कि किस में सड़क में कितना पैसा लगा, किन किन कागजों में, किन किन चीज़ों में पैसा लगा, कितना पैसा यहाँ है, कितने की मिट्टी, कितने की ईंट, सब वगैरह वगैरह, उसमें सब कुछ इस प्रक्रिया के माध्यम से जान सकते हैं। यह वाला जो प्रक्रिया है, ये चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। सूचना का अधिकार को पूरी तरीके से विस्तार से आपको अगले पेज पर दे रखा है, उसे थोड़ा सा आप समझ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।